हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 से संबंधित उसके क्या सिद्धांत थे या उसके उद्देश्य क्या थे, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते थे, इनका अध्ययन किया था। आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सीटेट के एग्जाम में प्रति वर्ष पूछा गया, यानी कोई भी वर्ष आप उठा के देखेंगे तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 से अवश्य ही प्रश्न दिखाई देगा। देखिए, इसमें से एक प्रश्न हमने लिया है जो उसके उद्देश्य और नेगेटिव पॉजिटिव पर आधारित है, और बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे गए जो उसके उद्देश्य और नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर आधारित हैं। तो आइए देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मांगती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा एक तरीका शामिल होता है। मतलब गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए जो ऑप्शन है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालिकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थी को चर्चा में शामिल करना। ऑप्शन बी है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थी को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, विद्यार्थी को विशेष कोचिंग देना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्यार्थी को विशेष कोचिंग देना, यहाँ भेदभाव तो करना नहीं है। विद्यार्थी को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, यह भी बातें गलत थी, क्योंकि हमने नेगेटिव पॉइंट में पढ़ा था या हमने लिखवाया था कि विद्यार्थी को बहुत सारे सवाल या कार्यपत्रक देना। जहां भी आए वहां समझिएगा यह पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन, यानी सभी पाठ्य पुस्तकों का हम पुनर्लेखन नहीं कर सकते, अर्थात चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, दिया है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थी को चर्चा में शामिल करना। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट को हमने उद्देश्य या सिद्धांत या पॉजिटिव पॉइंट में भी हमने नोट करवाया था, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह पर केंद्रित है। देखिए, ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा
प्रभावशाली व्याख्यान और अनुदेशन। ऑप्शन बी है परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने। ऑप्शन सी है नियमित गृह कार्य जमा करने। गृह कार्य जमा करने। और ऑप्शन डी है गतिविधि में शामिल गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। देखिए यह भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया था। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह खाली स्थान पर केंद्रित है। यानी खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? शिक्षक द्वारा प्रभावशाली व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा करने, गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारिता। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह शिक्षक द्वारा प्रभावशाली व्याख्यान और अनुदेशन, इसको हमने नेगेटिव पॉइंट में लिखा था ना। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, यह भी गलत पॉइंट था, नेगेटिव पॉइंट में ही था। नियमित गृह कार्य जमा करने यानी कार्यपत्रक या नियमित गृह कार्य देना भी नेगेटिव पॉइंट में है। गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारिता, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विद्यार्थी को कहां गतिविधियों में शामिल करते हुए उसकी सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को ध्यान पर केंद्रित है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं काफी महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। चलिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है, अब देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। अब किस पर बल देती है? ऑप्शन जो ए है, गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित चयनित विद्यार्थियों
को पढ़ाया जाएगा। बी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सी, विद्यार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन डी है, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। देखिए, जो यह प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? तो गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है, गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, यानी यहां भेदभाव है, नेगेटिव पॉइंट, काम खत्म। फिर देखिए, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। जहां परीक्षा संबंधी बातें हो प्राथमिक स्तर पर, यह तुरंत समझिए नेगेटिव पॉइंट। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी, यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ छात्रों के साथ भेदभाव किया जाएगा कि जो निम्न उपलब्धि करता है उनके लिए निम्न गणित होगी और जो उच्च उपलब्धि करता है उनके लिए अलग गणित होगी, यानी यहाँ भी भेदभाव की बात करता है। देखिए, ऑप्शन जो बी कह रहा है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, यानी गणित सभी को पढ़ना आवश्यक है ना, गणित का ज्ञान प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही होगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा दो 2005 के अनुसार
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है रैखिक बीजगणित से संबंधित, दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। ऑप्शन बी है संख्यात्मक कौशल का विकास। ऑप्शन सी है बीजगणित पढ़ाना। बीजगणित पढ़ाना। ऑप्शन डी है परिकलन व मापन पढ़ाना। मापन पढ़ाना। देखिए अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। अब देखिए गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य? संकीर्ण उद्देश्य। कौन सा संकीर्ण उद्देश्य है? रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। यह तो निश्चित तौर पे संकीर्ण उद्देश्य नहीं होगा। संख्यात्मक कौशल का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना। कौन सा संकीर्ण उद्देश्य है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशल का विकास, यानी केवल और केवल बालक में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है? संकीर्ण उद्देश्य। यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य कौन सा है? संख्यात्मक कौशल का विकास, यानी केवल बालक में संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। यह क्या है? गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य। किसके अनुसार? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। और देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। यह क्वेश्चन तो है, अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और
संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, उन पर मात्राओं का मापन, आदि का शिक्षण ए गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। बी बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीय उद्देश्य को पूरा करता है। सी महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। और डी जो ऑप्शन है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए, जो यह प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए, प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीय उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण, अगला जो है सी, महत्वपूर्ण गणितीय शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, या डी गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए क्या है, संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, संख्याओं और उन पर जो संक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, मात्राओं का मापन, यह गणित शिक्षण के किस उद्देश्य को, संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। क्योंकि इससे पहले वाले भी पार्ट में हमने जहां संख्याओं या मात्राओं का ज्ञान करवाया जाए, वह निश्चित तौर पे आप समझिए गणित के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। किसके अनुसार, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीईएफ 2005 के अनुसार संख्याओं और उन पर संक्रियाओं तथा मात्राओं का मापन गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। देखिए, आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।